नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने चर्चित हास्य कहानियाँ जिसके लेखक हैं श्री सुभाष चंद्र जी, उसकी कुछ रचनाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो रचना का नाम है कल्लू मामा और गांव की बारात। बन्ने गांव अगर पूरे इलाके में मशहूर है तो उसके तीन बड़े कारण हैं। पहला यह कि वह गन्ने की फसल बढ़िया होती है। दूसरे, वहाँ के लोगों की मूछें खूब बड़ी बड़ी होती हैं। और तीसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि गांव में कल्लू मामा रहते हैं। अब गन्ने और मूछों की बात तो समझ में आ जाती है, पर ये कल्लू मामा क्या चीज़ है, वो समझने के लिए आपको इनके इतिहास भूगोल पर नज़र डालनी पड़ेगी। खैर, अब मैं आपको कल्लू मामा की शख्सियत से परिचित करा दूं। कल्लू मामा टुइया से आदमी हैं। 40 सेरी काया, सरकंडे सी टांगे, पूरे 30 इंच का सीना और उल्लू जैसी बाहर को निकली आंखें। पर जो चीज़ उन्हें मशहूर बनाती है वह है उनकी कतरनी सी जुबान और उनकी खुराफाती दिमाग। यानी अपने कल्लू मामा किसी भी बनते काम को बिगाड़ने में माहिर हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है शादियों को बिगाड़ने में। इसी कारण लोग उन्हें बारातों में ले जाने से डरते हैं। फिर भी मोहल्ले पड़ोस के शर्म के कारण ले जाना पड़ता है। ऐसी ही एक बारात में कल्लू मामा को जाना पड़ा। बारात जानी थी कैला गांव। बस से बारात चली। बस में कल्लू मामा की जुबान की कैंची चलती रही और साथ के बारातियों की इज्जत और कपड़े काटती रही। कभी वह बस के ड्राइवर को धीमा चलने पर हड़काते तो कभी बारातियों के कपड़े पहनने के ढंग पर छींटाकशी करते। राम राम करके 7 बजे बारात कैला गांव पहुंची। कैला वालों ने बारातियों के स्वागत का बहुत शानदार इंतजाम किया था। गेट पर रंगोली सजी थी। करीने से बंदवार सजे थे। सब मामला चकाचक था, पर कल्लू मामा परेशान थे। यहाँ तो सब इंतजाम बढ़िया है, किस बात को लेकर घरातियों को खरी खोटी सुनाएं। थोड़ी देर में बारातियों को शरबत पेश किया गया। कल्लू मामा ने पहले 2 गिलास शरबत खींच के मारे। इसके बाद शरबत बांटने वाले पर बरस पड़े। क्या वाहियात शरबत है! चीनी तक ठीक से नहीं डाली, नींबू भी गले हुए डाले हैं। कहाँ भूखे नंगों में घर बारात लेकर आ गए। घराती को काटो तो खून नहीं। उनसे उसने माफ़ी मांगी और चला गया। अब कल्लू खुश हो गए और बाकी चीज़ों में मीन मेख निकालने लगे, मतलब कमियां निकालने लगे। बारात को आए महज 3 दिन 3 घंटे हुए थे, पर 3 घंटों में कल्लू मामा ने घरातियों को तो रहना दुश्वार किया ही, बारातियों की भी हालत खराब कर दी। तभी कुछ ही देर में खाने का निमंत्रण आया। सारी बारात खाना खाने के लिए रवाना हुई। बारातियों के भोजन की बढ़िया व्यवस्था थी। मिठाइयाँ ही 9 तरह की थी। कल्लू मामा ने पहले जमकर मिठाइयों पर जुबान साफ की। उसके बाद हो गई नुक्ताचीनी शुरू। चिल्लाकर बोले, हाय राम, जे का है, जे पेठा है कि जी पंजीरी, और जैक देखो जे पेड़े हैं कितने सख्त। कह के उन्होंने पेठे की मिठाई और पेड़े फेंकने शुरू कर दिए। एक घराती दौड़ा दौड़ा आया, महाराज हमसे का गलती हो गई। कल्लू मामा किल्ला के बोले, तुमसे आगरा का पेठा और मथुरा के पेड़े क्यों ना मंगवाए, हम तो वही खाएंगे। घराती बोला, महाराज अब तो गलती हो गई, अगली बार ध्यान रखेंगे। उनका इतना कहना था कि कल्लू मामा भड़क गए। बोले, जब तक मथुरा के पेड़े और आगरा का पेठा नहीं मंगाओगे हम खाना नहीं खाएंगे। सबने उनकी बड़ी मान मनोवल की, पर वह नहीं माने। गांव के 2 लड़के उनकी ये नौटंकी बहुत देर से देख रहे थे। उनमें से एक था चुन्नू और एक था मुन्नू। उन्हें ये नौटंकी देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर कोई कलेश हो जाता तो बारात वापस जाने का डर था। तभी चुन्नू के दिमाग में एक आइडिया आया। वह मुन्नू के साथ सीधे रज्जो मौसी के पास पहुंचे। रज्जो मौसी कहने को तो चुन्नू की मौसी थी, पर शरारतों में पूरे गांव भर की नानी थी। गांव भर में कोई ऐसा ना था जिसे उन्होंने तंग न किया हो। रज्जो मौसी ने उन दोनों को चिंता में देखा तो आंखें मटका के बोली, का रे लल्ला, इतनी सोच में कैसे हो। चुन्नू ने पूरी बात उन्हें समझाई। सुनते ही वह खिस से हंस पड़ी और बोली, का लल्ला, इस इतनी सी बात लेके आ उस कल्लू मामा को हमारे पास, हम उसे मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे का अंतर समझाए देंगे। चुन्नू सोच में पड़ गया। मौसी ने उसके कान में कुछ कहा, फिर क्या था, चुन्नू की बाछें खिल गई। इसके बाद चुन्नू मुन्नू पहुँचे कल्लू मामा के पास। जाकर दुआ सलाम की। चुन्नू बोले, दद्दा हमसे गलती हो गई जो हमने आपकी खातिर नाई की करी। अब
आप हमारे साथ चलो, हमारी रज्जो मौसी आपकी खातिर करेंगी, कहकर उन्होंने दूर से ही रज्जो मौसी को दिखा दिया। गोरी चिट्टी औरत, लाल साड़ी, माथे पे मोटी बिंदी और लिपस्टिक से सजे होठों पर तैरती मुस्कान। कल्लू मामा प्रसन्न हो गए, चल दिए चुन्नू मुन्नू के पीछे। रज्जो मौसी ने कल्लू मामा को मुस्कुराकर स्वागत किया, बड़े आदर से उन्हें मोड़े पर बैठा दिया। कल्लू मामा निहाल। अब रज्जो मौसी मुस्कुराकर बोली, मेहमान तो तुम आगरा के पेठे और मथुरा के पेड़े खाना चाहो हो, क्यों? कल्लू मामा ने हामी भर दी। अब रज्जो मौसी ने मिठाई की प्लेट में कल्लू मामा के आगे सरकाई। कल्लू मामा ने जैसे ही प्लेट में पेड़ा मुंह में डालना चाहा, रज्जो मौसी बोल पड़ी, ऐसे ना जी, हमारे यहाँ मेहमान को अपने हाथ से पेड़े खिलाने का रिवाज है। सुनते ही कल्लू मामा खुश हो गए। उन्होंने खुश होकर जैसे ही मुंह खोला तो रज्जू मासी ने मथुरा का पेड़ा उनके मुंह में ठूस दिया, पर खाते ही कल्लू मामा की हालत खराब। थू थू करने लगे, चिल्लाए, जे क्या कर दिया, हमें मिट्टी का पेड़ा खिलाए दिया। सारे हंसने लगे। रज्जो मौसी ने हंसते हंसते हुए उन्हें पानी ला के दिया, फिर मामा से माफ़ी मांगी और बोली, आपको तो पता है ना, हमारे गांव में मजाक करने का रिवाज है, कहकर उन्होंने आंख मटकाई। कल्लू मामा ने उनकी यह अदा देखकर गुस्सा थूक दिया। रज्जो मौसी फिर प्लेट लेकर आई और बोली, लो, आपने मथुरा के पेड़े तो देख लिए, अब जे आगरा का पेठा भी खा के बताओ। कल्लू मामा ने बड़ी नानुकुर की, पर रज्जो मौसी ना मानी। आगरा का पेठा उनके मुंह में ठूस दिया, पर जैसे ही उन्होंने पेठा चबाया, दांत हिले गए। पेठे की जगह सफ़ेद पत्थर था। अब मामा पेठा वाला पत्थर मुंह से निकालने की कोशिश करे, पर मौसी निकलने ना दें। इतनी देर में कल्लू मामा के 2-3 दांत शहीद हो गए। दाढ़ कथक करने लगी। वह घबरा गए, बड़ी मुश्किल से सफ़ेद पत्थर मुंह से बाहर निकाला। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़े, जमीन पर नाक रगड़कर माफ़ी मांगी, तब जाकर रज्जो मौसी ने उन्हें छोड़ा। इतनी देर में चुन्नू ने पूरे कार्यक्रम का एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली। कल्लू मामा को धमकी दी गई कि उन्होंने बाहर जाकर खुराफात करने की कोशिश की तो ये वीडियो सबको दिखा देंगे। कल्लू मामा लुटे पुटे से बाहर आए, तभी पीछे से उनके कानों में रज्जू मौसी ने की आवाज़ आई, क्यों मेहमान, जेते बताते जाओ कि मथुरा के पेड़े अच्छे हैं कि आगरा का पेठा। पर कल्लू मामा ने कोई जवाब नहीं दिया, वह तो सिर्फ जान छुड़ाकर भागते रहे। इसी तरह एक दूसरी रचना है, कल्लू मामा जिंदाबाद। सयाने कहते हैं कि हर बंदे को अपनी इच्छा से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का हक है, बस उसके पास उसके लिए भरपूर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कल्लू मामा के पास इसकी कतई कमी ना थी। इसी इच्छा शक्ति का कमाल था कि वह पिछले लगातार 10 वर्षों से एक अदद इश्क करने पर आमदा थे। इस सपने को पूरा करने में कल्लू मामा ने दिल से लेकर जेब तक का सारा जोर लगा दिया। लगभग 3 दर्जन कन्याओं से उन्होंने प्रेम निवेदन किया था। उनमें से 2 दर्जन ने स्वयं अपने नाजुक हाथों से या फिर अपनी ऊंची एड़ी की चप्पलों से उनके इश्क की मरम्मत की, तो कुछ एक के भाई बापों ने अपनी लाठियों हाकियों से यह काम संपन्न किया। इन प्रकरणों में उनके 3 बार पसली टूटी, 4 बार दांत टूटे, जबकि पैर की हड्डी सिर्फ एक ही बार टूटी। इतना कुछ हुआ, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि गांव में प्रेम वगैरह की संभावनाएं कम और पिटने की संभावनाएं ही ज़्यादा थी। सो कहीं बात नहीं बनी। हारकर उन्होंने बाबा की जेब से नोट और माँ के संदूक से कुछ गहने कम किए और सीधे वह मुंबई में अपने मित्र रघु की शरण में आ गए। उसे अपनी सारी राम कहानी सुनाई। सुनकर रघु गंभीर हो गए, क्योंकि गंभीरता के माहौल में शरीर में निकोटीन की कमी हो जाती है। सो उन्होंने एक बीड़ी सुलगाई, धुआं उगला, फिर वह बोले, सुनो भाई कल्लू, तुम्हारे मर्ज की एक ही दवा है, वह है फेसबुक। उसी से तुम्हारा कल्याण होगा, पर फेसबुक चलाने को कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। बोला, बोलो, तैयार हो? सुनते ही कल्लू किल ककर बोले, बिल्कुल। अगले दिन से ही कल्लू मामा अपनी ड्यूटी के बाद कंप्यूटर सीखने जाने लगे। सिर्फ 10 दिनों में कड़ी मेहनत करके और पक्के इरादे के साथ उन्होंने इतना कंप्यूटर सीख लिया कि फेसबुक चला सकें। बस उसी रात से उन्होंने फेसबुक पे जितनी लड़कियां की तस्वीर देखी, उन सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। 3-4 दिन में दर्जन भर कन्याओं उनकी फ्रेंड बन गईं। अब वह रात के 3-3 बजे तक या तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते या फिर चैटिंग की जुगाड़ बिठाते। एक रात को एक घटना घटी। उन्होंने जैसे ही फेसबुक खोला, चैट बॉक्स में मिस शालू नज़र आई। वह उनकी नई नई फेसबुक दोस्त बनी थी। कल्लू उन्हें देखते ही खिल गए। वाकई
शालू रानी की खूबसूरती चकाचक थी। सेब से लाल गाल, जामुन जैसी काली भूरी आंखें, संतरे की फाकों जैसे रसभरे होठ। लड़की क्या थी, पूरी फलों की दुकान थी। कल्लू देखते ही फ्लैट हो गए। उधर कन्या ने चैट बॉक्स पर लिखा, कल्लू जी, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ? कल्लू पढ़ते ही चकरा गए। होश में आते ही फिर चैटिंग के मैदान में कूद पड़े। कुछ देर कल्लू उसकी वह कल्लू की तारीफ करती रही। इसके बाद कल्लू ने मिस शालू से मिलने की इच्छा जताई, पर शालू ने इस संबंध में अपनी विवशता दिखा दी। लिखा कि वह अभी उन्हें परखने में कुछ समय और लेना चाहती है। फिर पुछ-पुछ का एक दौर हुआ और शालू की रुखसत हो गई। उस रात कल्लू के सपने में सिर्फ शालू जी आई। सपने में उन्हें अपनी सुहागरात का दृश्य दिखा, जिसमें वे शालू जी का घूंघट उठा रहे थे। अगली रात को शालू जी फिर चैट बॉक्स में आई। इस बार प्रेम को थोड़ा और विस्तार मिला। कल्लू इससे ज़्यादा संयम नहीं रख सकते थे। उन्होंने शालू जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उसे शालू जी ने 2 मिनट के अंतराल के बाद स्वीकार कर लिया। कल्लू के दिल के बैंड बाजे बज गए। कल्लू ने एक बार फिर मिलने के लिए बोला, मगर शालू ने प्रेम की कस्में दोहराते हुए मिलने की मजबूरी भी दोहरा दी। उसके बाद उन्होंने जालिम जमाने के बैरी होने के आदि के साथ घर की गरीबी की मजबूरी भी दोहरा दी। बड़े संयम से कल्लू ने उसका श्रवण किया। शालू जी ने बताया कि उनके घर में पैसे की कितनी किल्लत है कि वह एक अच्छी जीन्स शर्ट तक नहीं खरीद पा रही। हे राम, इतनी गरीबी! कल्लू सच में द्रवित हो गए। उसके बाद उन्होंने शालू जी का अकाउंट नंबर मांगा। उन्होंने थोड़ी मशक्क़त के बाद अपने भाई का नंबर दे दिया। कहना ना होगा, अगले ही दिन कल्लू ने अपनी तनख्वाह में से 2,000 रुपये शालू जी के भाई के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद तो रुपयों के ट्रांसफ़र के साथ साथ प्यार की कीमत भी आसमान छूने लगी। हद तो यह हो गई कि कल्लू की सारी तनख्वाह शालू जी के प्रेम में काम आने लगी। हालत इतने बढ़िया हो गई कि एक दिन शालू जी की गरीबी दूर करने के लिए कल्लू रघु के सामने हाथ फैलाने पहुंच गए। जब कल्लू ने रघु से पैसे मांगे तो रघु चकित रह गए। उनका माथा जो जो था वह ठनक गया। उन्होंने कल्लू को ऊंच नीच समझाने की कोशिश की, लड़की पर विश्वास ना करने की सलाह दी, पर कल्लू उखड़ गए। उन्हें सब मंजूर था, पर कोई उनकी प्राण प्यारी पर आरोप लगाए यह मंजूर नहीं था। वह रघु पर गर्म हो गए। घबराकर रघु ने उन्हें 500 रुपये उधार दे दिए। कल्लू के जाने के बाद रघु को चिंता ने आ घेरा। उन्होंने सोच लिया कि वह अब परम मित्र कल्लू को अब और लुटने नहीं देंगे। यह फैसला करके वह दफ्तर गए, साथियों से बातचीत की। बस अगले दिन से प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू हो गया। पहले राउंड में गणेशन ने कल्लू से शालू जी के फेसबुक अकाउंट की था ली। डेविड ने उनसे शालू जी के भाई का अकाउंट नंबर निकलवाया। सारा डाटा कंप्यूटर में तो पता चला कि शालू के भाई करमचंद कुलकर्णी नागपुर में रहते हैं। इलाहाबाद बैंक में उनका खाता है। अगले दिन ही रघु गणेशन और डेविड के साथ नागपुर पहुंचे। बैंक मैनेजर को सारी कहानी सुनाई। उनसे कुलकर्णी का पता लिया। पहुंचे कुलकर्णी के घर। घर पर ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कुलकर्णी दिन भर घर में रहते हैं, कंप्यूटर पर कुछ काम करते रहते हैं। शालू रानी के बारे में पूछने पर पता चला कि कुलकर्णी साहब की शालू रानी तो क्या कोई भी बिटिया नहीं है, क्योंकि वह तो अभी तक कुंवारे हैं। सब चौंक गए। मामला समझ में आ गया। रघु के नेतृत्व में जांच दल लौट आया। कल्लू को पूरी शालू कथा सुनाई। बताया कि कुलकर्णी मूर्ख बनाकर पैसे ऐंठ रहा है। उन्होंने कुलकर्णी पर केस करने की सलाह दी, पर कल्लू उखड़ गए। उन्होंने रघु को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। भला वह उनकी प्राण प्यारी शालू के ना होने की बात पर कैसे विश्वास करते। उन्होंने प्रेम की पुष्टि के लिए फेसबुक खोला तो पता चला शालू जी तो अंतर्ध्यान हो चुकी थीं। उन्होंने कई लोगों से चर्चा की, कंप्यूटर को मैकेनिक को भी दिखाया, पर शालू जी तब भी प्रकट नहीं हुई। उस दिन वह खूब रोए। रोते रोते भी उन्होंने रघु को ही कोसा, क्योंकि उसी की गलती के कारण उन्हें शालू जैसी खूबसूरत लड़की गंवानी पड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।